उत्सव में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इस बार आम बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर दिया गया विशेष जोर। ग्रामीण विकास के बजट में 21% की उल्लेखनीय वृद्धि। ग्रामीण महिलाओं के लिए की गई शी मार्ट की व्यवस्था, अब महिला बनेगी उद्यमी। वित्त मंत्री ने पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार पैदा करने के लिए बजट में की पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की घोषणा। सरकार काजू और कोको कार्यक्रम को 2030 तक विश्व स्तरीय प्रीमियम ब्रांड में बदलने की बना रही है योजना। राज्यसभा में जल प्रदूषण से जुड़े सवाल पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा, देश के किसी भी क्षेत्र के लोग दूषित पानी पीने के लिए नहीं है बाध्य। देश का भूजल अधिकांश पीने योग्य और आज 16 करोड़ घरों में नल से पहुंच रहा है जल। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खेती में मुनाफे वाला नया विकल्प आया सामने। छत्तीसगढ़ के किसान अब बढ़ रहे हैं मखाने की खेती की ओर। पारंपरिक फसलों के साथ अब मखाने की खेती की तेजी से बढ़ रही है लोकप्रियता। तो आइए किसान समाचार की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ की दरों को घटा दिया है। अब 25 की जगह सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। इस सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर दी। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने आगे बताया कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र साथ मिलकर काम करते हैं तो इसका लाभ हमारे लोगों को मिलता है और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। इस बार के आम बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए इससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। गांव, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष 21% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का सम्मिलित बजट अब बढ़कर 4,35,779 करोड़ से अधिक हो गया है, जो गांव और किसान केंद्रित नीतियों को दर्शाता है। विकसित भारत जी रामजी योजना, जिसे पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, उसमें केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा 95,692 करोड़ रुपए रखा है। इसमें अगर राज्यों के योगदान को भी जोड़ दें तो इसका कुल बजट 1.51 लाख करोड़ से अधिक हो जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और आय सुरक्षा को मजबूत करना है। कृषि, किसान और ग्रामीण विकास मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में
गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है कि ग्रामीण विकास का जो कुल बजट है उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को सीधी वित्तीय सहायता के रूप में 55,900 करोड़ से अधिक की राशि दी जाएगी। ग्रामीण महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बाजार से जोड़ने के लिए बजट में शी मार्ट की व्यवस्था की गई है। अब हर जिले में कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद सीधे बेचे जा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को अब उद्यमी बनाना है। कृषि क्षेत्र के लिए बजट भी बढ़ाया गया है, जो अब 1,32,561 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले एक दशक की बात करें तो कृषि के बजट में लगातार कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। मोदी सरकार का उद्देश्य खेती को लाभकारी बनाना, उत्पादन लागत को घटाना और किसानों की आय को स्थिर करना है। गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है कि फार्मर्स इनकम बढ़ाना। उसके चलते उन्होंने क्या किया है, जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का ग्रोथ है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर मींस जो डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, कोकोनट डेवलपमेंट, तो इसके बारे में बहुत फोकस दिया है। जैसे क्रेडिट लिंक स्कीम के बारे में बात किया गया है। जो वेटनरी डॉक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वेटनरी डॉक्टर का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ स्टॉक सेक्टर में। मैं एक चीज़ बता दूँ, लाइफ स्टॉक सेक्टर जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर माना जाता है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जब सीरियल जो क्रॉप सेक्टर है, जो राइस स्वीट, वो करीब 4% का ग्रोथ दिखा रहा है, ये करीब 7 से 8% को लास्ट 10 साल से दिखा रहा है। तो सीधा जो इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर्स इनकम इंक्रीज में। बजट में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर 1,70,944 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 कृषि और ग्रामीण विकास को साथ लेकर रोजगार, आय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फोकस करता हुआ नजर आता है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण आय में विविधता लाने और पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार के अवसर पैदा करने के मकसद से पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की बजट 2026-27 में घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि पशुपालन ग्रामीण कृषि आय का करीब 16% योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत किसानों की आमदनी भी शामिल है। सरकार भारतीय काजू और कोको कार्यक्रम के जरिए उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और 2030 तक इन्हें विश्व स्तरीय प्रीमियम ब्रांड में बदलने की योजना बना रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 2026-27 का बजट पेश करने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने शुरू में ही सरकार के उद्देश्यों का जिक्र करते हुए कहा कि बजट लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता देने वाला है। उन्होंने कहा कि देश समावेशिता के साथ आकांक्षाओं का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत की ओर विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादकता और उद्यमशीलता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि का खाका खींचा है। इसके लिए सरकार ने तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू और उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की। India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030.
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बहुभाषीय एआई टूल भारत विस्तार का प्रस्ताव किया। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और अनुकूल परामर्शी सहायता प्रदान करते हुए जोखिम को कम करेगा। सरकार ने प्रत्येक दिव्यांग समूह के लिए उद्योग संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के जरिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने की घोषणा की। दिव्यांग सहारा योजना, timely access to high quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान न होने की स्थिति में सरकार ने निमहांस 2 की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. ऑरेंज अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। उन्होंने मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राज्यसभा में जल प्रदूषण से जुड़े सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि देश के किसी भी क्षेत्र के लोग दूषित पानी पीने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने बताया कि देश का भूजल अधिकांशतः पीने योग्य है और आज 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच रहा है। CR पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना से अब तक 8.4 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसके अलावा हर साल 60,000 बच्चों की मौत जो दूषित पानी के कारण होती थी उसको रोका गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई बच्चों की मौत के बारे में पूछे गए एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि एक जिले में कभी कोई घटना हो तो उसके अपने कुछ कारण हो सकते हैं। इंदौर की घटना में की गई कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट आने पर सरकार उचित कार्यवाही करेगी। पानी पीने की जो आप बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि WHO का रिपोर्ट कहता है कि नल से जल देने के कारण जो शुद्ध पानी लोगों को मिला उसके कारण जो लोगों के 8.4 लाख करोड़ रुपया आरोग्य के लिए अपना खर्च होता था उसके अंदर बचत हुई है। जो हर साल जो बच्चे बाहर जाते थे जो पानी मिलता था वो पीते थे उनके कारण भी उनको हर साल 60,000 बच्चे की मौत होती थी, उसको भी रोका गया है। और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खेती का नया और मुनाफे वाला विकल्प सामने आया है। पारंपरिक फसलों के साथ अब मखाना की खेती किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। बाजार में बढ़ती मांग और सरकारी सहयोग से मखाना खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पेश है ये रिपोर्ट।
बदलते मौसम, बढ़ती लागत और बाजार के उतार चढ़ाव ने छत्तीसगढ़ के किसानों को नई और फायदेमंद फसलों की तलाश की ओर मोड़ दिया है। इसी दिशा में अब छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। राज्य में मखाना उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए मखाना विकास योजना को केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना के तहत लागू किया गया है। इसके लिए लगभग 1,78,00,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। योजना के तहत धमतरी, बालोद, महासमुंद और गरियाबंद जिलों में मखाना उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तालाबों और किसानों की भूमि पर कुल 133 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मखाना की खेती प्रस्तावित है, जबकि बीज उत्पादन के लिए 15 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया गया है। धमतरी जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों और प्रगतिशील किसानों ने मखाना उत्पादन की शुरुआत कर दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026-27 के लिए 2 करोड़ रुपए की कार्य योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके अंतर्गत 75 हेक्टेयर में तालाबों में तथा 30 हेक्टेयर भूमि पर मखाना उत्पादन, 10 नवीन तालाबों का निर्माण तथा 5 हेक्टेयर में अतिरिक्त मखाना उत्पादन प्रस्तावित है। 1 किलो मखाना बीज से लगभग 200 से 250 ग्राम मखाना पॉप तैयार होता है, जिसकी कीमत बाजार में प्रति किलो 700 रुपए से अधिक होती है। यही वजह है कि मखाना खेती किसानों के लिए नया नकदी विकल्प बन रही है और सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण और बढ़ती मांग के साथ मखाना खेती छत्तीसगढ़ के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 31 जनवरी को केले का भाव था 2,000 रुपए। 2 फरवरी को इसके भाव में बिना किसी बदलाव के 2,000 रुपए पर बने रहे। हरियाणा की करनाल मंडी में इस दौरान केले के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 जनवरी को केले के सौदे हुए 3,800 रुपए। 2 फरवरी को इसमें 300 रुपए की गिरावट आई और केला 3,500 रुपए पर हो गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान केले के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 जनवरी और 2 फरवरी को केला 4,100 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की भटिंडा मंडी में 31 जनवरी को केले के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। 2 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और केला 2,500 रुपए पर बना रहा। वहीं भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में केले की कुल पैदावार 3,95,12,000 टन रही, जबकि बीते साल इस दौरान 3,76,14,000 टन रहा था। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। भारत में इन दिनों मंडियों में कॉफी की आवक थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन निर्यात के मामले में देश ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाते हुए अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बनने वाला है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $1.29 बिलियन मूल्य की कॉफी विदेशों को भेजी, जो साल 2020-21 की तुलना में लगभग दोगुनी है। भारतीय कॉफी की विशेष खुशबू और स्वाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास जगह दिलाई है। यही वजह है कि जनवरी 2025 की पहली तिमाही में ही भारत से 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात हुआ है। भारत में मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी की खेती होती है। अब तक निर्यात में ज्यादातर हिस्सा कच्चे कॉफी बीन्स का रहा है।
लेकिन बदलते उपभोक्ता रुझानों के चलते रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की मांग में तेज वृद्धि हो रही है। इस बदलाव ने न केवल घरेलू खपत बढ़ाई है बल्कि निर्यात को भी नई रफ्तार दी है। पहले कॉफी का चलन सिर्फ शहरों तक सीमित था, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी लोग कॉफी को पसंद करने लगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2012 में जहां 84,000 टन कॉफी की खपत होती थी, वहीं साल 2023 तक ये बढ़कर 91,000 टन तक पहुंच गई है। ये साफ संकेत है कि कॉफी धीरे धीरे भारतीय जीवन शैली का अहम हिस्सा बन रही है। पैदावार की बात करें तो कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। साल 2022-23 में यहां 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है, जहां भी बड़े पैमाने पर कॉफी की खेती की जाती है। भारत में कॉफी की बढ़ती घरेलू खपत और निर्यात में निरंतर वृद्धि यह दर्शाती है कि आने वाले समय में भारतीय कॉफी न केवल वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान बनाएगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में इस समय गेहूं की फसल दाना भरने की अवस्था में है, इसलिए खेतों में हल्की सिंचाई करते रहें ताकि बालियां अच्छी तरह भर सकें और पैदावार बढ़े। सिंचाई जरूरत से ज्यादा न करें, वरना फसल को नुकसान भी हो सकता है। वहीं सतपुड़ा के पठार क्षेत्र में गर्मी की फसलों की तैयारी शुरू कर दें। बसंतकालीन गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन और मक्का बोने से पहले खेत की अच्छी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरी बना लें ताकि बीज आसानी से उग सकें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर की फसल में इस समय फल लग रहे हैं, इसलिए पौधों को गिरने से बचाने के लिए लकड़ी, डंडे या बांस का सहारा जरूर दें। छत्तीसगढ़ में गेहूं, सरसों और चना की फसल में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए ठीक समय पर सिंचाई करें ताकि दाने अच्छे बने। समय समय पर खरपतवार निकालते रहें ताकि फसल को पोषक तत्व अच्छे से मिल सकें। ओडिशा की बात करें तो यहाँ अलग अलग इलाकों में अलग अलग काम चल रहे हैं, जैसे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानों में भिंडी की बुवाई करें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाट क्षेत्र में धान की रोपाई का काम जल्दी पूरा कर लें। यहाँ के उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र में केले, सरसों और अलसी की फसलों में सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं फसल में सिंचाई करें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र में गर्मी के धान की रोपाई करें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द बो सकते हैं। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाट और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ धान, टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसलों में हल्की सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ की दरों को घटा दिया है। अब 25 की जगह सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। संसद का बजट सत्र चल रहा है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी है। लोकसभा में 18 घंटे जबकि राज्यसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में खनिज मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत और नॉर्वे के बीच 12वीं विदेश मंत्रालय परामर्श बैठक हुई, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मैं हूँ श्रुति पनवत।